नमस्कार, जीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। हर सुधार, हर आवंटन, हर बदलाव, विकसित भारत 2047 की दिशा में कदम बढ़ा। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री, कहा आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर है सवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में भरी उड़ान। हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से देश के नाम दिया संदेश। पोखरण में आयोजित होने वाली वायु शक्ति प्रदर्शनी का राष्ट्रपति करेंगे अवलोकन। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल आईएनएस अंशदीप, बढ़ी नौसेना की ताकत। स्वदेशी स्टील से बना पोत, भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षमता को मजबूती। भाजपा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल पर उठाए सवाल। कहा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में था सीआईए का प्रभाव। भाजपा ने कांग्रेस पर केजीबी से आर्थिक मदद लेने का लगाया आरोप। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भीषण जंग। अफगानिस्तान के देर रात के हमले के बाद पाकिस्तान ने काबुल समेत कई शहरों पर किया हमला। दोनों देशों का एक दूसरे के कई सैनिकों को मार गिराने का दावा। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी बजट को अलग थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले एक दशक में असाधारण लचीलापन दिखाया है। ये दृढ़ विश्वास से प्रेरित सुधार की देन है और सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है। उन्होंने कहा कि आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। पिछले एक दशक में भारत ने असाधारण रेजिलियंस दिखाई है और ये संयोग से नहीं आई है। हमारी रेजिलियंस कन्विक्शन ड्रिवन रिफॉर्म्स की देन है। हमने प्रोसेसेस को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है, टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस का विस्तार किया है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है और आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें ना केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है, बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब समय है कि इंडस्ट्री और वित्तीय संस्थाएं भी नई ऊर्जा के साथ आगे आएं। उन्होंने बुनियादी ढांचे में ज्यादा भागीदारी और नवाचार पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में सार्वजनिक पूंजी व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। 11 साल पहले पब्लिक कैपेक्स के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था। मौजूदा बजट में ये बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। साथियों, अब समय है कि इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी नई ऊर्जा के साथ आगे आए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा भागीदारी चाहिए, फाइनेंसिंग मॉडल्स में ज्यादा इनोवेशन चाहिए और इमर्जिंग सेक्टर्स में ज्यादा मजबूत कोलैबोरेशन चाहिए।
देश की तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को सांख्यिकी प्रणाली में बेहतर ढंग से समझने के लिए व्यापक आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अंतिम आधार वर्ष 2011-12 के बाद से एक दशक में देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जीएसटी के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बिजनेस मॉडल को बदला है। अब इसके जवाब में सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के व्यापक आधुनिकीकरण के तहत सुधारों की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, जीडीपी अनुमानों के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 किया गया। दरअसल जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी की कार्यप्रणाली में संशोधन किया गया। जीडीपी, सीपीआई के बाद आईआईपी की नई श्रृंखला आधार वर्ष 2022-23 आगामी 28 मई 2026 को जारी की जाएगी। दरअसल पिछले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में अद्भुत परिवर्तन हुए हैं, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सेवा जैसे नए उद्योगों का जन्म और उपभोग एवं निवेश के स्वरूप में बदलाव शामिल है। साल 2022-23 को नया आधार वर्ष इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि ये कोविड-19 महामारी के बाद का सबसे हालिया सामान्य वर्ष है। राजस्थान के जैसलमेर की पोखरण वायुसेना स्टेशन से आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। इस मौके पर इंडियन एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह भी उपस्थित रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया ये हेलीकॉप्टर प्रचंड अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रचंड को खासतौर पर दुर्गम पहाड़ी इलाकों और युद्ध परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है। प्रचंड एजेएल द्वारा विकसित स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर ऊंचाई पर ऑपरेशन में सक्षम है। प्रचंड की ये उड़ान आत्मनिर्भर भारत की रक्षा शक्ति का प्रदर्शन भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी और अपनी यात्रा के दौरान प्रचंड हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से देश के नाम संदेश दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड के कॉकपिट से आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार, जोहार। प्रचंड हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता का एक प्रबल प्रतीक है। इस समय मैं प्रसिद्ध जैसलमेर जिले के ऊपर उड़ान भर रही हूँ। मुझे देश के वीर सैनिकों को अत्यंत गर्व के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रशंसा करती हूँ। आप लोगों को मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और अब वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आईएनएस अंजदीप को शामिल किया। आईएनएस अंजदीप के कमांडर कृष्ण कुमार वर्मा के कमीशन लेटर पढ़ने के बाद इस युद्धपोत को चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चेन्नई का ऐतिहासिक तट कोरोमंडल भारत की प्राचीन समुद्री विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री पहचान हमारी सभ्यतागत जड़ों में निहित है और 21वीं सदी को समुद्री सदी बताया। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित चौथी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है जो तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। ये पोत डॉल्फिन हंटर के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और उन्हें नष्ट करना है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने विकसित किया है। इसे घरेलू संयंत्रों से स्टील की आपूर्ति कर बनाया गया है।
सेल के बोकारो, भिलाई, राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्रों से स्टील की आपूर्ति की गई। रक्षा विनिर्माण में आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में ये बड़ी पहल है। आईएनएस अंजदीप को ऐतिहासिक अंजदीप द्वीप के नाम पर नामित किया गया है। इससे तमिलनाडु, पुदुचेरी सहित तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में वृद्धि होगी और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। सीबीआई का मानना है कि मामले में पेश किए गए कई पुख्ता सबूतों और जांच के पहलुओं को फैसले में उचित स्थान नहीं मिला, जिसके चलते अब ऊपरी अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है। दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करने पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि यह मामला पूरी तरह तकनीकी है। सैकड़ों सिम कार्ड और मोबाइल फोन सबूत के तौर पर नष्ट किए गए थे, जिससे जांच प्रभावित हुई। पार्टी का कहना है कि यह कानूनी और तकनीकी विषय है, जिस पर सीबीआई अगला कदम तय करेगी। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि देश में कॉम्प्रोमाइज सरकार के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में विदेशी खुफिया एजेंसियों का प्रभाव था। एक विदेशी लेखक की किताब का हवाला देते हुए दावा किया कि अमेरिकी एजेंसी CIA का उस समय की सरकार पर असर था और कांग्रेस को फंडिंग तक की बात कही गई। पॉल मैगोर की बुक है स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड द सीक्रेट कोल्ड वॉर। उसमें वो कहते हैं कि भारत के व्यवस्था का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो उस समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जद में ना हो, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। वो कहते हैं इन हिज 1978 मेमोयर ए डेंजरस प्लेस, Mohanian US ambassador confirmed that to his knowledge, CIA has twice intervened in Indian politics. On both the occasions, the agency has funneled money to the ruling Congress party. In one instance, the ambassador charged that the CIA money has been passed directly to Mrs. Gandhi in her capacity as the party president. इतना ही नहीं, भाजपा ने रूस की खुफिया एजेंसी KGB पर भी कांग्रेस को आर्थिक मदद देने का आरोप लगाया। बीजेपी के मुताबिक 1977 में चुनाव हारने के बाद रूस में बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा तक हुई थी। बीजेपी ने इन दावों के जरिए कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका पर सवाल खड़े किए। भाजपा ने कहा, इंदिरा गांधी ने KGB के प्रभाव में रूबल के मुकाबले रुपए को कमजोर कर दिया। वसेली मित्रोकिन एक अधिकारी था KGB का, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे दस्तावेज वहां से लेकर चला गया और लंदन में जाके उसने 2006 में KGB के दुनिया भर में ऑपरेशंस के ऊपर किताब लिखी। 2 भाग में लिखा हुआ है, इन इंडिया ऑन मॉस्कोज इंसिस्टेंस बैक इन May 1976 दैट इंडिया ऑल्टर्ड द एक्सचेंज रेट ऑफ रूबल ऑन द इंपोर्ट ऑफ सोवियत गुड्स फ्रॉम ₹8.33 to ₹10 to the रूबल। यानी सीधे KGB के प्रभाव में कंप्रोमाइज करके भारत की रुपए की विनिमय दर रूबल के संदर्भ में बढ़ाकर 8.33 से 10 कर दी गई, ताकि सोवियत संघ से अधिकाधिक आयात हो सके और उसकी कीमत भारत के लोगों को चुकानी पड़े। और अब लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए DD न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती।
इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। नई दिल्ली में आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म, सांस्कृतिक और सामाजिक पथ का नेविगेशन विषय पर आयोजित एक विशेष सेमिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुद्ध के संदेशों की वैश्विक प्रासंगिकता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। उन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बुद्ध का मार्ग किसी औपचारिकता या विशेष प्रक्रिया का मोहताज नहीं है। किरेन रिजिजू ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में बौद्ध गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। दुनिया का हर बौद्ध श्रद्धालु भारत को अपनी पुण्य भूमि मानता है और यहाँ का भ्रमण करना उसका सपना होता है। मंत्री जी ने जब दुनिया को कहा कि भारत ने विश्व को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया, ये बहुत बड़ा संदेश है। इसका मतलब ये है कि भारत विश्व के साथ काम करना चाहता है, लेकिन दबाव डाल करके, ताकत से दूसरों के ऊपर चढ़ के या लड़ाई करके ऐसा नहीं। प्यार, मोहब्बत, सबसे दोस्ती और अच्छा वातावरण में विश्व में भारत एक नेतृत्व का रोल प्ले करेंगे, लेकिन सब दुनिया के लोगों से मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये भारत देश में जो पुराने ज़माने से बुद्ध भगवान के समय से आज तक शांति का संदेश ही भारत देते आए हैं, उस संदेश को मोदी जी ने बहुत आगे ले गया और दुनिया मानते भी है इसको। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल मंचों को अपनी कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बच्चों और नागरिकों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका दायित्व है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को डीप फेक से उत्पन्न खतरों और इंटरनेट पर बढ़ते दुष्प्रचार अभियानों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने डीप फेक तथा दुष्प्रचार के शिकार लोगों को एक बड़े वर्ग की ऑनलाइन सुरक्षा और संरक्षण की वकालत की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक प्लेटफॉर्म को आगे आना चाहिए और अपने होस्ट किए कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। Platforms must wake up, must understand the importance of reinforcing trust in the institutions which human society has created over thousands of years. Platforms must take the responsibility for the content that is hosted by them. The online safety of children, the online safety of all citizens is a responsibility of the platforms. Non-adherence to these principles will definitely make them responsible because the nature of internet has changed. सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया है कि आयोग और राज्य सरकार को आदेशों का पालन करना होगा। मामले में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग के न्यायिक अधिकारियों के लिए जारी प्रशिक्षण मॉड्यूल पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार में जो है ये पूरी सुनवाई में चुनाव आयोग के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल पर कड़ी आपत्ति पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जताई गई और सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों की अनदेखी करते हुए ईसीआई ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के लिए न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किया है। सिब्बल ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया था कि प्रशिक्षण की रूपरेखा संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे, न कि चुनाव आयोग। इस पर सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर पूरी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश न करें। अब न्यायिक अधिकारियों पर संदेह करना बंद होगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ना तो चुनाव आयोग और ना ही राज्य सरकार हमारे आदेशों का उल्लंघन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि किन दस्तावेजों की जांच की जानी है। हमारे आदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों के बाद आज शाम 4:30 बजे
कोलकाता हाईकोर्ट में इस विषय पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। और अब लेते हैं एक ब्रेक, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब वही मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक विशेष पहल देखने को मिली, जहां मुख्य धारा में जुड़ चुके पूर्व नक्सली विधानसभा परिसर पहुंचे और उन्होंने सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया। 100 से अधिक पुनर्निर्वासित पूर्व नक्सलियों ने विधानसभा पहुंचकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से देखा और उसकी कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास किया। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण कर चुके ये लोग अब स्वरोजगार, शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं, जिनसे बातचीत की डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल ने। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रहा था, उस इलाके में नक्सल समस्या धीरे धीरे खत्म हुई और बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में हूं और यहां पर आत्मसमर्पण नक्सली यहां पर विधानसभा देखने के लिए पहुंचे। देखिए, बड़ी संख्या में करीबन 120 की तादाद में आत्मसमर्पण नक्सली हैं जो यहां पर विधानसभा की कार्यवाही को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुख्य धारा में जुड़ के कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पहले क्या दिक्कत रहता था जंगलों में? क्या दिक्कत था? दिक्कत भी है। दिक्कत है। क्या नाम है आपका? मन्नू परसी। कहाँ के रहने वाले हो? बीजापुर में। बीजापुर। मुख्य धारा में जुड़ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? माँ समर्था। कहाँ के रहने वाले हो? बीजापुर। बीजापुर का। मुख्य धारा में जुड़ के कैसा लग रहा है? क्या परिवर्तन हुआ है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सरकार ने कुछ मदद की है? मदद की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बड़ी संख्या में जो आत्मसमर्पण नक्सली हैं वो विधानसभा की कार्यवाही को देखने के लिए पहुंचे हैं। अपने कैमरा सहयोगी के साथ में सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के सेलम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के नए एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने IIHT सेलम को परंपरा और मॉडर्निटी के बीच पुल के रूप में बताया। वाइस प्रेसिडेंट ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि इससे भारत की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि सेलम के साथ साथ पूरे तमिलनाडु और देश के बाकी हिस्सों से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। शंघाई सहयोग संगठन मेटाबॉलिक डिजीज सहयोग केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने शंघाई के मेयर गोंगजिंग से मुलाकात की। पिछले 5 सालों में शंघाई मेयर के साथ भारत की ये पहली औपचारिक बैठक थी। मेयर गोंगजिंग ने तियानजिन SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आई मजबूती पर संतोष जताया और शंघाई भारत के बीच सीधी उड़ानों की बहाली का स्वागत किया। महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने भी द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि SCO और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर यह साझेदारी दोनों देशों के लिए लाभकारी होगी। पाकिस्तान पर तालिबान के हमले के बाद अब खुली जंग का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से काबुल और कंधार पर बमबारी की गई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब-उल-हक में 133 की मौत का दावा किया है। वहीं अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अफगान सैनिकों ने सीमा पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच तालिबानी अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी चौकियों पर जवाबी हमले किए गए, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान की 19 सीमा चौकियों को नष्ट कर दिया गया है और कई पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लिया गया है।
तालिबान ने साथ ही 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि उसने अफगान तालिबान की 27 सीमा चौकियों को नष्ट किया है और तालिबान बलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने घोषणा करते हुए कहा था कि अब सब्र खत्म हुआ, अब खुला युद्ध होगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान दोनों देशों के बीच संवाद को सुगम बनाने और आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करने के लिए हर तरह की सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।